हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? आई होप यू आर गुड। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा अपना न्यू चैप्टर जो आपका 10th बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक, मीन्स कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सो इसके कंपाउंड के बारे में, इसके यौगिकों के बारे में हम चैप्टर में बहुत अच्छे से डीपली पढ़ने वाले हैं। और कार्बन का कितना इंपॉर्टेंट यूज है हमारी लाइफ में बेटा, वो तो आप सोच ही नहीं सकते कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज है कि हर एक चीज जो भी आप यूज करते हो कार्बन से ही बनी हुई है। अपने आसपास भी देखोगे, और उनके आधार पर उनका कैसे वर्गीकरण किया गया है, कैसे वो यौगिक में की फॉर्म में यूज किए जाते हैं, उनके गुणधर्मों के आधार पर उनको कैसे क्लासिफिकेशन किया गया है, कैसे डिवीजन किया गया है, वो इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। और ये चैप्टर बेटा आपका एग्जाम में आ रहा है 6 मार्क्स का, तो ध्यान रखेंगे 6 मार्क्स का आपका चैप्टर है ये। और इसके अंदर हम डीप कार्बन को ही पढ़ने वाले हैं। और साथ में बेटा आप इस बुक को भी ध्यान रखेंगे। आप इस बुक से अगर अच्छे से रीड करेंगे, इसमें से नोट्स बनाएंगे, प्रॉपर तरीके से अगर लेक्चर्स को अटेंड करेंगे, डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स गेन होंगे ही चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं बेटा ये चैप्टर। तो स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर का नेम जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, कार्बन और उसके यौगिक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यस, सो आपने बेटा बहुत सारी चीजों के बारे में पहले से ही पढ़ा है, ऐसा बात नहीं है। आपने 9th स्टैंडर्ड में जब कार्बन के बारे में, उनके यौगिकों के बारे में कुछ ना कुछ ऐसे उन यौगिकों के बारे में डिटेल अध्ययन किया गया होगा और पढ़ा होगा कि उनके गुणधर्म कैसे होते हैं, उनके किस तरह से उनको यौगिक के रूप में यूज किया जाता है हमारी डेली लाइफस्टाइल के अंदर। और इनका हम जब पढ़ते हैं तो उन्हीं के बेस पर हमारा एक तत्व यहाँ पर से निकल के आता है सभी यौगिकों में से, कि जिसका नाम है कार्बन। और इस चैप्टर के अंदर कार्बन के उनके किस प्रकार हमारे लिए वो तात्विक रूप से, उनके तत्व के आधार के रूप में और साथ में संयुक्त रूप में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में रखता है, वो धारा हम यहाँ पर डिटेलिंग के अंदर पढ़ते हैं। तो देखते हैं बेटा आगे क्या दिया गया है इसके अंदर। सो यहाँ पर बच्चे हमें एक्टिविटीज के थ्रू बताया गया है, क्योंकि आपने देखिए पिछले जितने भी बेटा केमिस्ट्री के चैप्टर, रासायनिक विज्ञान के चैप्टर किए गए हैं, तो आपने ये नोटिस किया होगा हर एक को हम एक्टिविटीज के थ्रू डिटेलिंग में उनको अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं। क्योंकि जब तक आप एक्टिविटी नहीं करोगे, जब तक कोई क्रियाकलाप नहीं करोगे, तो आप उसकी तह तक नहीं पहुंच सकते बेटा, उसको डीपली समझ ही नहीं पाओगे। तो इसलिए एक्टिविटी को आपने टीचर की हेल्प से जरूर करते रहना है, ताकि आप उनकी एक डीप तह तक पहुंच पाए और अच्छे से उसको समझ भी पाए। तो ये हमारा क्रियाकलाप बेटा 4.1 स्टार्ट होता है। देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है और कैसे हम धातु से बनी वस्तुएं जो हैं और साथ में किस तरह से इस एक्टिविटी को फॉर्म कर सकते हैं। सुबह से बेटा आपने जिन वस्तुओं का उपयोग किया है या उपभोग किया है, उनमें से 10 वस्तुओं की सूची बनानी है आपको। ठीक है, मीन्स आप अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीजों का यूज करते हो, देखते भी होगे, आपने सुबह उठे होगे, आपने ब्रश भी की होगी, आपने कोई यूटेंसिल भी यूज किया होगा। ठीक है, फिर आपने कपड़े भी यूज किए होंगे, आप नहाने के लिए साबुन भी यूज किया गया होगा। तो मीन्स आप हर एक बेस पर बैग लेना है, आपने कोई भी चीज आपने खानी भी है। तो ऐसी चीजें जो भी हैं, चाहे वो ईटेबल है बेटा, जो खाने योग्य चीज होती है उनको ईटेबल बोला जाता है, या सिर्फ आप पहनने योग्य हैं या उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इनमें से कोई भी आप 10 वस्तुओं की सूची यहाँ पर तैयार करोगे। अब इस सूची में से करना क्या है, आपने जो भी आपके मित्रगण हैं, जो सहपाठी हैं, जो आपके साथ पढ़ते हैं, उन्होंने भी बनाई होगी, उनकी भी एक सूची तैयार होगी, क्योंकि ये टीचर के द्वारा अगर दिया गया होगा तो डेफिनेटली आप सब करके आए होंगे क्लास में। और उनको उस सूची को आपने मिलाना है एक दूसरे से। क्या आपकी ज्यादातर चीजें सिमिलर हैं वहां पर, तो सिमिलरिटी के आधार पर देखना है। मोस्टली चीजें आपकी सिमिलर भी मिलेंगी आपको। और उनमें से ही क्या करना है बेटा, एक से अधिक सामग्रियों से बनी वस्तुओं को सारणी को उपयुक्त स्तंभों में रखना है। मीन्स आप ये सूची है ये प्रॉपर तरीके से। ठीक है, आपने ये हेडिंग ये डालनी है बेटा। ठीक है, हेडिंग आपकी डलेगी धातु से बनी वस्तुएं कौन सी हैं, कांच या मिट्टी से बनी वस्तुएं कौन सी हैं, और साथ में अगर इनसे नहीं बनी, कांच से भी नहीं बनी है, मिट्टी से भी नहीं बनी है, या फिर किसी धातु से भी नहीं बनी है, तो वो कौन सी ऐसी चीजें हैं वो यहाँ पर आप मेंशन कर दोगे। मीन्स यहाँ पर सूची आप रेडी करके और अपनी क्लास में अपनी टीचर्स के साथ इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। मीन्स बेटा अब देखते हैं यहाँ पर बहुत सारी चीजें, जैसे आपने सारणी में देखा तो सारणी के अंतिम स्तंभ में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं आई होंगी जो ना तो धातु थी और ना ही कांच वगैरह से बनी हुई थी।
तो अब आपने टीचर को बताया मैम ऐसी चीजें हैं। तो ज्यादातर चीजें जब आप नोटिस करोगे तो कार्बन के यौगिकों से बनी हुई है बेटा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बहुत सारी चीजें कार्बन के होगी, जैसे कि हमने टीचर, जब हमने देखा कि टीचर से बात कर रहे थे या अपनी चीजें वो बता रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे, तो टीचर ने भी आपको ये चीजें बताई हो गई होगी। और मैंने भी आपसे अभी स्टार्टिंग में डिस्कस किया था बेटा कि आपके डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, मींस 90-95% चीजें ऐसी हैं जिनके अंदर कार्बन के यौगिक मौजूद होते हैं, कार्बन से बनी होती हैं वो चीजें। इवन आप जो पेंसिल यूज करते हो उसके अंदर लेड का यूज होता है, ग्रेफाइट है, वहां पर भी कार्बन ही है, हमारी बॉडी के अंदर भी कार्बन है। तो ऐसी चीजें, कार्बन से युक्त यौगिक को जलाने पर क्या उत्पाद मिलेगा वो आपने नोटिस करना है। जो कार्बन से बन गई कोई चीजें और आपने उसको जला दिया, तो जो उसका उत्पाद मिलेगा बेटा तो वो भी देखना है, और इसके लिए फिर परीक्षण भी प्रॉपर तरीके से करना है, इसकी पुष्टि करनी है अच्छे से। अब जो आपके द्वारा जो बनाई गई सूची थी बेटा, उसके अंदर आपके भोजन भी आए होंगे, कपड़े भी आए होंगे, दवाओं भी होंगी, वस्तुएं भी होंगी, बहुत सारी चीजें आपने देखो यहाँ पर आपको इन चीजों से रिलेटेड मिली होंगी आपको, क्योंकि सुबह सुबह सूची बन रही है, या आपने चलो कोई बात नहीं घर स्कूल से आने के बाद बनाई है, तो खाना तभी भी खाया होगा, कपड़े तभी भी चेंज किए होंगे, ठीक है। घर में आप जब नोटिस कर रहे होगे कोई दवाई है, कोई मम्मा ने वैसे ही दे दी है आपको, तो फिर आप, और साथ में अपनी बैग वगैरह लिया है तो भी किताबों का यूज आपने किया होगा। और ऐसी ही बहुत सारी चीजें हैं जो सर्वोत्मुखी कैसी बनी होती है बेटा, तत्व कार्बन पर ही आधारित होती हैं। इनके अलावा ऐसी सजीव संरचनाएं भी हैं जो कार्बन पर आधारित होती है। सजीव कैसी होती है बेटा, जिनके अंदर जीवन होता है। सजीव का मतलब क्या होता है, जीवन, निर्जीव, सजीव, ठीक है। तो सजीव मतलब जिनके अंदर जीवन पाया जाता है हमारे अंदर। तो मैंने अभी हमारे अंदर बताया था कि हमारे अंदर भी मौजूद है कार्बन, तो मीन्स हम कैसी हैं, एक सजीव संरचना है, तो हम भी तो कार्बन पर आधारित हो गए। ऐसे ही बेटा भूपर्पटी, भूपर्पटी का मतलब होता है जमीन के नीचे और वायुमंडल के अंदर बहुत सारी अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित है, मीन्स बहुत ज्यादा, अत्यंत अल्प मात्रा में कार्बन यूज किया जाता है, वहां पर मौजूद है। और ऐसे ही खनिजों के रूप में भी पाया जाता है बेटा। खनिजों के रूप में कैसे पाया जाता है कार्बन, कार्बोनेट हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, कोयला है, पेट्रोलियम है, सबके अंदर कार्बन मौजूद है। अगर हम बात करें कि जमीन के अंदर, भूपर्पटी के अंदर टोटल कार्बन कितना है बेटा, टोटल कार्बन, तो ये नंबर याद रखना है आपको, 0.02%, भूलना नहीं है ये नंबर। ये आपका भूपर्पटी में स्थित कार्बन की उपस्थिति को दर्शाता है कि केवल 0.02% कार्बन उपस्थित है। और वायुमंडल की बात की जाए बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड में, वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड में कितना है, तो ये नंबर यहां पर शो हो रहा है बेटा 0.03%। ये कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में उपस्थित है। भूपर्पटी में 0.02% और वायुमंडल के अंदर 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। अगर प्रकृति में अल्प मात्रा में इतना कार्बन उपस्थित है तो इसके बावजूद क्या होगा, कार्बन मतलब अत्यधिक महत्व हो गया, इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हम डेली बेस पर भी यूज कर रहे हैं, उन चीजों के अंदर भी कार्बन है, हमारे अंदर भी कार्बन है, सजीव निर्जीव चीजों के अंदर भी कार्बन है, इवन लकड़ी के अंदर भी कार्बन है। तो फिर इसकी इंपॉर्टेंस तो आप समझ ही चुके होंगे कि हमारी लाइफ के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। और इस अध्याय के अंदर, इस चैप्टर के अंदर बेटा हम कार्बन के इन गुणों का ही अध्ययन करने वाले हैं, जिनके कारण कार्बन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब नेक्स्ट है बेटा हमारा टॉपिक 4.1, जिसमें कार्बन के में आबंधन और सह संयोजी अबंध क्या होता है। सह संयोजी अबंध पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि एग्जाम में आपसे काफी बार पूछा जाता है ये कि कार्बन में आबंधन की बात करें, उसके अंदर सह संयोजी आबंध क्या होता है। तो सह संयोजी आबंध के लिए आपको पूरा एक बार पढ़ना पड़ेगा। हम रीड आउट करते हैं फिर इसको समझेंगे भी बेटा, कि हमने आयनिक यौगिकों के गुणधर्मों का अध्ययन किया है पहले भी, और हमने ये पाया जो आयनिक यौगिक होते हैं उनका गलनांक भी होता है और क्वथनांक भी, लेकिन दोनों का गलनांक और क्वथनांक दोनों ही उच्च होते हैं बेटा, दोनों ही उच्च होते हैं। ध्यान रखेंगे इस उच्च वर्ड को, गलनांक और क्वथनांक। ओके, सो यौगिकों की बात की जा रही है यहाँ पर।
और विलयन में अगर बात की जाए, घोल में बात की जाए, तो गलित अवस्था में विद्युत चालक करते हैं, विद्युत चालन ये करते हैं। और आयनिक यौगिकों में आबंधन की इस प्रकृति की गुणधर्मों की हमने व्याख्या भी की है। तो बच्चे हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं कि अध्याय 2 में भी आपने देखा होगा जो कार्बन यौगिक होते हैं, बहुत सारे कार्बन यौगिक ऐसे होते हैं बेटा जो विद्युत चालक नहीं होते, अच्छे विद्युत चालक की कैटेगरी में नहीं आते। ठीक है, काफी कार्बन यौगिक इस तरह के भी होते हैं और उनका क्वथनांक और गलनांक उनके आयनिक यौगिकों के क्वथनांक और गलनांक की तुलना में भी काफी कम होता है। मैं इस दोनों को कंपैरिजन करोगे अगर आप देखोगे कि यौगिकों का क्वथनांक और गलनांक अलग है और आयनिकों के यौगिकों का क्वथनांक गलनांक अलग है। मिस देखोगे आप कि यौगिकों का जो क्वथनांक गलनांक निकल कर आ रहा है वो आयनिक यौगिकों के क्वथनांक और गलनांक की तुलना में काफी कम होता है। और आंकड़ों के बेस पर हमने ये भी नोटिस किया बेटा कि हम देख रहे हैं कि जो परमाणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल भी इनके अंदर नहीं पाया जाता, इसलिए यौगिक कैसे होते हैं, ज्यादातर यौगिक विद्युत के कुचालक में के रूप में काम करते हैं, मींस विद्युत के कुचालक होते हैं। यहां पर आपने देखा कम होता है तो विद्युत के चालक नहीं होते, और यहां पर बात कर रहे हैं कि विद्युत के कुचालक होते हैं। इसलिए यौगिकों का जो आबंधन होता है बेटा, उनका जुड़ाव होता है, वो किसी आयन की उत्पत्ति के अंदर नहीं होता, वहां पर नहीं होती उनकी उत्पत्ति। अब यहाँ पर कैटेगराइज करते हुए हम कार्बन के कुछ यौगिकों का गलनांक और गलनांक भी देख लेते हैं कि यौगिक हमने ले लिए बेटा, ये एसिटिक एसिड ले लिया है, क्लोरोफॉर्म, एथेनॉल, मेथेन। ठीक है, ये चार क्या चीज है, ये यौगिक है बेटा। ठीक है, ये हमने यौगिक लिए और इनको प्रॉपर तरीके से आपने लिखना भी है, CH3, COOH और CH4, इस तरह से आपने लिखा। अब यहाँ पर आप यहाँ पर नोटिस करना है और लिखना है, खुद से ये सारणी बनानी है कि इनका गलनांक कितना है। गलनांक को किस कैटेगरी में रखेंगे बेटा, के, जो के दिया है मीन्स उसका गलनांक है, और क्वथनांक को भी के कैटेगरी में रखेंगे क्योंकि ये हर एक एंगल से दोनों समान रूप में ही पाए जाते हैं, लेकिन इनका जो नंबर होता है बेटा वो सेम ही रहेगा। सेम मतलब अगर 290 एसिटिक एसिड का गलनांक है तो वो 290 ही रहने वाला है, 250 नहीं होगा। और क्वथनांक 391 है तो 391 ही रहेगा। मीन्स ये नंबर आपने सेम और इन यौगिकों के आधार पर ही गलनांक क्वथनांक को आपने सूची के अंदर आबंधित किया है, तो इसको याद भी आपने साथ साथ कर लेना है बच्चों। नेक्स्ट बेटा अब देख लेते हैं, जो प्रीवियस क्लासेस में आपने काफी चीजें पढ़ी थी जिसमें तत्वों के बारे में पढ़ा था, जो तत्व की संयोजक क्षमता कैसी होती है, संयोजकता क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, इनकी निर्भरता के बारे में हमने अध्ययन किया है। लेकिन हम कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। कार्बन के परमाणु संख्या 6 होती है, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। कक्ष बनाता है बेटा ये क्या है, नाभिक, ये क्या कहलाता है, नाभिक। ठीक है, कार्बन। अब ये जो बाहरी पोर्शन होता है बेटा ये कक्ष की श्रेणी में आता है, कक्ष में। और टोटल कार्बन के यहां पर अंदर वाली श्रेणी के अंदर बेटा 2 कार्बन पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अंदर, याद रखेंगे। और प्रोटॉन यहां पर हो गया बेटा, और ये आपका इलेक्ट्रॉन और ये न्यूट्रॉन, याद रखेंगे। सेंट्रल नाभिक की कैटेगरी में आता है, नाभिक बोला जाता है। और बाहर वाला, इससे बाहर का जो कक्ष होगा इसको प्रोटॉन बोला जाता है बेटा, जो आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो इसको। और सबसे बाहरी कक्ष को हम न्यूट्रॉन में एग्जिस्ट करते हैं, और सबसे बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या बेटा, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 4 और अंदर 2, तो टोटल कितने हो गए, सबसे बाहरी 4 और अंदर वाले में 2, टोटल कितनी परमाणु संख्या निकल कर आई, 6। इसलिए हम क्या देखते हैं कि परमाणुओं की संख्या कार्बन के अंदर 6 होती है। और कार्बन के जितने भी विभिन्न कक्ष होते हैं, इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे करेंगे, तो इस तरह से यहाँ पे वितरण हुआ है। वितरण के बाद बात करेंगे कि 2 हमारे किसके पास है, प्रोटॉन के पास है, और 4 किसके पास है बेटा, 4 न्यूट्रॉन के अंदर है। ठीक है, तो अंदर नाभिक। यस, नेक्स्ट पहुंचते हैं
कि बाहरी कोश को पूरी तरह से भर देने तथा उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने की प्रवृत्ति के आधार पर तत्वों की अभिक्रियाशीलता यहाँ पर समझाई जाती है कि तत्व किस तरह से अभिक्रियाशील होते हैं। और साथ में आयनिक यौगिकों को बनाने वाले तत्व सबसे भारी कोश में, अभी आप देखा सबसे भारी कोश कौन सा है, जिसके अंदर आयनिक यौगिक बनाने वाले तत्व मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके वो क्या करते हैं, उनका ह्रास करके इससे प्राप्त कर लेते हैं। ह्रास करना मतलब अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देना, बेटा दे देना किसी को, ठीक है, तो वो दे सकते हैं। और कार्बन से सबसे बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी अभी अभी बात की है हमने। उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए इनको 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने या खोने की भी आवश्यकता नहीं होती। ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कार्बन की बात कर रहे हैं बेटा ना, क्योंकि यहाँ पर भारी कक्षा में 4 होते हैं बेटा, तो ये सिर्फ 3 तक दे सकता है बेटा। अभी हम डिटेलिंग पढ़ेंगे 1 और फिर 2, ठीक है, देन 3 तक ये कार्बन दे सकता है, लूज कर सकता है, ले सकता है, देना लेना चलेगा, लेकिन 4 नहीं दे सकता, उससे एक दूसरे के ऊपर वो आने लग जाते हैं और बाउंडेशन अलग बन जाती है। इसलिए 4 आप ना तो कार्बन इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ना ही ले सकता है, 3 तक ये कर सकता है अपना काम। तो यहाँ पर और अच्छे से देखेंगे बेटा, फर्स्ट पॉइंट के अंदर हमें बताया भी गया है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर C पॉजिटिव ऋणायन बना सकता है, लेकिन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन या फिर 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना मुश्किल हो जाता है। मीन्स यहाँ पर समझाया बेटा 4 इलेक्ट्रॉन अगर वो प्राप्त करता है, ऋणायन बना सकता है उससे, इसका मतलब 6 प्रोटॉन वाला, अगर 6 प्रोटॉन वाला एक नाभिक है तो उससे वो क्या करेगा, 10 इलेक्ट्रॉन या 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, वो ले ही नहीं पाएगा। सेकेंड पॉइंट के अंदर बेटा ये 4 इलेक्ट्रॉन खोकर, 4 अपने इलेक्ट्रॉन अगर खोने लग जाएगा, घनायन के श्रेणी में आ जाएगा बेटा, तो क्या होगा, ये 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन का कार्बन घनायन बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता हो जाएगी, क्योंकि 2 ही बच जाएंगे। अगर 4 वो दे देता है किसी को, घनायन में आ जाता है, तो क्या होगा, उसके पास 2 ही बच जाएंगे, और 2 बचेंगे तो कार्बन घनायन की श्रेणी में आ जाएगा और ज्यादा ऊर्जा की उसको जरूरत होने लग जाएगी। सो कार्बन अपने अन्य परमाणु तथा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके इस समस्या को सुलझा सकता है। संयोजकता मीन्स कैसे वो दे सकता है, संयोजन बना सकता है, अपने प्रोटॉन अपने इलेक्ट्रॉन कैसे लूज कर सकता है, परमाणु संख्या कम कहां पर होगी, या वो किसी से साझेदारी कर सकता है, संयोजक बन सकता है, तो उसी बेस पर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी इस समस्या को सुलझा सकती है। केवल कार्बन ही नहीं बल्कि अन्य तत्व भी इस तरह के हैं जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके अणुओं का निर्माण करते हैं। अब उसने क्या करा बच्चे, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ली कार्बन के साथ, ठीक है, और एक नया अणु उन्होंने बना दिया। सो इन जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है, तो जो दोनों परमाणु होंगे बेटा, उनके बाहरी कोश की बात की जाए, बाहरी जो कोश होगा, बाहर वाला, ठीक है, ये कोश होगा, तो क्या होगा, इसके अंदर तो 4 है, तो बाहरी कोश के ही होते हैं, और इनमें दोनों की परमाणु उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति को प्राप्त करती है। और कार्बन के यौगिकों की चर्चा करने से पहले यहाँ पर क्या बात करेंगे, हम इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने कुछ अणुओं के बारे में भी हम यहाँ डिटेलिंग के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से कार्बन के जो यौगिक होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे साझेदारी कर सकता है और नए अणुओं का निर्माण कर सकता है उनके सहयोग से। तो बच्चे आपको ये चीजें तो बहुत ही अच्छे से पता होंगी, क्योंकि लास्ट सेशन में आपने कर लिया होगा, लास्ट प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है बच्चों। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है बेटा, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पर आपको दिया भी गया है कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है, और अणुओं में सबसे सामान्य अणु हाइड्रोजन का ही कहलाता है बेटा। सबसे सामान्य अणु किसका है, हाइड्रोजन का। कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है कि हाइड्रोजन का मीन्स किसका, कौन सा ऐसा तत्व है जिसका सामान्य अणु है, ओके, सबसे सामान्य अणु कहा जाता है, तो आप किसका नाम लेंगे, हाइड्रोजन का, ठीक है, और इसका हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 बताएंगे। अब यहाँ पर बेटा कोश से रिलेटेड बात की जा रही है कि के कोश में इलेक्ट्रॉन है तथा के कोश को भरने के लिए इसको एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमें भरना है। तो यहाँ पर एक, ये जो XX दिया हुआ है बेटा,
तो आप इसको ऐसा ना समझे, ये यहाँ पर संख्या है, परमाणु संख्या है। कितनी कितनी परमाणु संख्या है? एक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो हाइड्रोजन परमाणु संख्या कितनी दी हुई है, ये एक से मतलब एक शो हो रहा है, हाइड्रोजन परमाणु संख्या एक है। ठीक है, अब इनको साझेदारी करनी है। हाइड्रोजन का एक अणु दिया हुआ है और उनको H2 अणु साझेदारी के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब उसके पास भी एक है, इधर भी एक है। ठीक है, तो वो साझेदारी कर रहे हैं, साझेदारी करके हाइड्रोजन का अणु H2 बनाते हैं। और H2 बनाने के लिए क्या करेंगे, हाइड्रोजन का जो हर एक अणु होता है बच्चे, वो आपने सबसे ज्यादा पास वाला जो उत्कृष्ट गैस होती है हीलियम के साथ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बनाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करता है और के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन दर्शाने के लिए हम इन क्रॉस का यूज कर रहे हैं, या किन चिन्हों का भी आप यूज कर सकते हो, बिंदु वगैरह भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर क्या किया बेटा, इसके पास भी यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के पास एक है। अब इन्होंने साझेदारी करनी है अपने इलेक्ट्रॉन की। अब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कैसे कर रहे हैं, यहाँ पर या हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, और इन्होंने एक एक अणु की साझेदारी की है, सिर्फ एक अणु साझेदारी किया गया है। तो हमने इसको इस डायग्राम के मेंशन से कर दिया है कि यहाँ पर था हमारा एक, और इसके साथ इसके पास भी एक है, और इधर इसके पास भी एक है बच्चे। ठीक है, और जब इन दोनों को मिलाएंगे तो ये किस फॉर्म में आएगा, ये सर्कल इस फॉर्म में आएगा, और यहाँ एक और यहाँ पर एक, इसका मतलब अब कितने हो गए, 2। इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग, युग क्या होता है बेटा, युग बोल दो, युग बोल सकते हो। तो युग मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, पेयर, क्योंकि यहाँ पर भी आप पेयर ही बनता देख रहे हो। हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच सहसंयोगी एक आबंध बनाते हैं, एक आबंध। जब एक ही ने मिस यहाँ पर अणुओं की संख्या बेटा सिर्फ और सिर्फ एक या एकल आबंध बोला जाता है, जब ये सिर्फ एक और एक इलेक्ट्रॉन के अपनी संख्या को शेयर करते हैं, देते और लेते हैं, मिक्स करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं इस आबंध को, एकल आबंध। लेकिन यही चीज अगर आप देख पा रहे हो, यहां पर इसके पास 2 थे और इधर भी 2 थे। अब यहां पर भी तो ये क्या कर रहे, शेयरिंग ही तो कर रहे हैं। सो क्लोरीन की परमाणु संख्या बेटा 17 है। क्लोरीन का याद रखेंगे, परमाणु संख्या कितनी होती है, 17 होती है। और इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या संयोजकता बतानी है, क्या होगी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि क्लोरीन द्विपरमाणु अणु क्लोरीन 2 बनाती है, और आप सभी इस अणु के इलेक्ट्रॉनिक बिंदु की संरचना भी बना सकते हैं। संरचना मतलब इस तरह से आप डायग्राम की फॉर्म में इसको ढाल सकते हैं। एंड संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन के ही चित्रित करने के लिए आवश्यकता होती है। मीन्स इसी तरह डायग्राम फॉर्म में करना है, आपको दिखाने हैं क्लोरीन की कि क्लोरीन के परमाणु संख्या 17 है, तो किस तरह से हम 17 के बीच में एडजस्ट करेंगे और परमाणु संख्या कितना द्विपरमाणु अणु के बीच हम क्लोरीन को ला सकते हैं, या किस तरह से डायग्राम को फॉर्म कर सकते हैं। सो ऑक्सीजन की बात की जाए बेटा, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच द्विआबंध का बनना दिखाई देता है। ये रहा हमारे पास ऑक्सीजन है, दिख रहा है आपको, ये क्या है, ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन O2। और ऑक्सीजन के अंदर अगर 2 परमाणुओं के बीच जुड़ाव होता है, 2 परमाणु शेयर किए जाते हैं, 2 परमाणु आपस में मिलते हैं, उसके भी 2 हैं, इधर से भी 2 है। ठीक है, यहाँ पर दोनों ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और यहाँ पर दोनों ने शेयर किए सिर्फ 2 परमाणु संख्या। तो इसको बोला जाता है द्विआबंध, क्योंकि इन्होंने 2, एकल आबंध में 1, द्विआबंध में 2 परमाणु शेयर कर रहे हैं। क्योंकि ऑक्सीजन के परमाणु के एल कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 8 होती है। अंदर कितने हो गए, 2 हो गए, एल कोश में कितने हो गए, 6 हो गए, तो 8 बन गए। और इसे अष्टक पूरा करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, क्योंकि इसको 8 बनाने हैं अपने, 6 है अभी इसके पास, तो 2 ये क्या करेगा, कैरी करेगा, 2 ले लेगा। और ऑक्सीजन का प्रत्येक परमाणु ऑक्सीजन के अन्य परमाणुओं के साथ 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेता है, जैसा कि हमें डायग्राम में दिखाया गया है। डायग्राम में दिखाया है ना कि 2 यहाँ पर शेयर कर चुका है, और इससे क्या बन गई, ये परमाणु संरचना बन जाती है, द्विआबंध इसको बोला जाता है, जैसा कि डायग्राम 4.3 में शो हो रहा है बच्चा। अब यहाँ पर हम देखते हैं बेटा, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच दोहरा बंध हमने अभी 4.3 में अभी देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के
प्रत्येक परमाणु के द्वारा जितने भी प्राप्त किए जाते हैं, जितनी भी चीज ली जाती हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉनों के 2 सहभागी जोड़े प्राप्त होते हैं। 2 जोड़े प्राप्त हुए थे बेटा, जो हमने एक्स क्रॉस में अभी लास्ट में देखा था, जिसको द्वि आबंध हम बनाया था। तो द्वि आबंध के अंदर हमने 2 जोड़ों को देखा था, जिसके अंदर हमने ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के 2 पेयर को ही आपस में साझेदारी के रूप में अभी देखा। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं बेटा कि जल के अणु को चित्रित कर सकते हैं, जिसमें जल मतलब हो गया ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के एक परमाणु एवं हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच, क्योंकि ऑक्सीजन भी है हाइड्रोजन भी है, और वहां पर 2 परमाणुओं के बीच जो आबंधन की प्रकृति को दर्शाया गया है, तो आप कैसे उसको दर्शा सकते हैं, और साथ में बताना है कि क्या ये आबंध जो होगा अणुओं का वो एक आबंध कहलाएगा, एकल आबंध, या फिर द्वि आबंध की कैटेगरी में इसको रखेंगे। नाइट्रोजन की बात करते हैं बेटा, जो डायग्राम के बेस पर नाइट्रोजन के बेस पर ये दिया गया है, नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच त्रिआबंध, 3 यहां पर कौन शेयर हो रहे हैं बेटा, 3 अणु शेयर हो रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए अब इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं कि नाइट्रोजन के द्विपरमाणु अणु में कैसा आबंध होगा। अगर द्विपरमाणु, ये तो 3 ले रखे हैं, तो 3 चीजें हैं। नाइट्रोजन के परमाणु संख्या कितनी होती है बेटा, पहले तो आपको यही पता होना चाहिए, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होती है। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होती है, तभी तो आप इसको कर पाएंगे क्लासिफिकेशन इसके साथ, नहीं तो कैसे देना कैसे लेना, एक बंध बनाएंगे, द्विबंध बनाएंगे या त्रिबंध बनाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो परमाणु संख्या का पता होना वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी लर्न करते चलेंगे। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या जो संयोजक क्षमता होती है वो क्या निकल कर आएगी। अष्टक प्राप्त करने के लिए नाइट्रोजन का एक अणु में हमें अष्टक प्राप्त करना है 8, तो उनको नाइट्रोजन के एक अणु में नाइट्रोजन का प्रत्येक परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन देगा। कितने देगा बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि 7 हैं, 3-3 दे सकते हैं, एक बच जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन के 3 सहभागी युग्म हमारे पास प्राप्त हो जाते हैं, और इसे 2 परमाणुओं के बीच त्रिआबंध बनाना कहा जाता है। जैसा कि डायग्राम में हमें दिखाई दे रहा है कि त्रिआबंध किस फॉर्म में बना है, ये रहा यहाँ पर, इधर हमारा 3-3 का शेयर हो चुके हैं, मींस कंबाइन वहां पर हो चुका है, आबंध बन चुका है। और N2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना तथा इसके त्रिआबंध को हमने चित्र 4.4 के अनुसार भी देख लिया है। अमोनिया के अणु का सूत्र बेटा क्या होता है, NH3, याद रखेंगे, अमोनिया का अणु का सूत्र है NH3। सो इस अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को चित्र में देख सकते हैं, चित्रित कर सकते हैं, और इसमें कैसे दर्शाया गया है कि कैसे सभी 4 परमाणुओं के उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति प्राप्त हुई। आप जब दिखाओगे तो चेक करेंगे उसको, और इन अणुओं में एक आबंध बना, द्विआबंध बना या त्रि बनता है, कौन सा आबंध यहाँ पर बनाया जाएगा वो भी देखेंगे आप। सो यहाँ पर मीथेन को देखते हैं। अब हम मीथेन को देखते हैं। मीथेन एक गैस है और ये कार्बन का यौगिक है। कार्बन का यौगिक क्या है बेटा, मीथेन। तो मीथेन की बात करें, मीथेन ईंधन के रूप में यूज किया होता है। आपने देखा भी होगा मीथेन जो है गैस, वो किस रूप में, ईंधन के रूप में यूज की जाती है। और ये बायोगैस के संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसको CNG नाम से बोला जाता है, उसके घटक के रूप में यूज की जाती है। और कार्बन के सबसे ज्यादा सरल यौगिकों में से ही ये एक कही जाती है। कार्बन के सरल यौगिकों में से CNG गैस को भी एक प्राकृतिक गैस जो है, और इसको बायोगैस के नाम से भी जान सकते हो आप, इसको सबसे सरल कैटेगरी में रखा गया है बेटा। ठीक है, आप सरल कैटेगरी में रखने की वजह से ये इतना सरल है कि यौगिकों में से ही माना जाता है कि अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये जो कार्बन के सर्वाधिक सरल यौगिकों में से एक होने के कारण जो मीथेन का सूत्र है वो CH4 है। मीथेन का सूत्र क्या है, CH4। अभी हमने अमोनिया का क्या देखा था बेटा, भूलना नहीं है, अमोनिया का सूत्र क्या था, NH3। मीथेन का सूत्र क्या है, CH4। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, याद रखते चलेंगे। ठीक है, CH4 मीथेन का सूत्र CH4, अमोनिया का NH3। और जैसा कि हमें पता है बेटा, हाइड्रोजन की जो संयोजकता है वो कितनी है, हाइड्रोजन की 1। पीछे अभी क्या था हमने, हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी कहलाती है, सिर्फ 1 ही होगी। और कार्बन चतुसंयोजक है, कार्बन के पास 4, ठीक है, 4 आबंध बनाता है। बाहर जो संख्या होती है बेटा, जो न्यूट्रॉन में होती है, उसकी संख्या के आधार पर हम बोलते हैं कि ये क्या है, इसका विन्यास है, ये इसका संयोजक है। बाहर हमने जो कोश बनाया था उसके बेस पर जो बाहर थी तो कितनी थी, 4, तो
4 के बेस पर है, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसकी विन्यास जो है, इसकी संयोजकता कितनी है, वो 4 की है। और इसमें 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं जो उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति को प्राप्त करने के लिए कार्बन और इलेक्ट्रॉन की साझेदारी और हाइड्रोजन के 4 परमाणु के साथ कर सकता है, जैसा कि हमारा डायग्राम में दिखाया गया है। आप डायग्राम में देख लेते हैं मेथेन, मेथेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु किस तरह की संरचना क्रिएट करता है। ये हमारा कार्बन हो गया बेटा, ठीक है, हमें पता है हमारे पास 1 1 1, ठीक है। अब ये हमारी परमाणु संख्या है और साथ में क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहां पर भी और यहां पर 4 पार्ट में, क्योंकि कार्बन के पास भी 4 है, ठीक है। और इसके साथ ही ये आबंध तैयार करता है और ये संरचना हमारी क्या कहलाती है, मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इसको बोलते हैं। तो बच्चों हमारा फर्स्ट पार्ट जो हमने काफी पढ़ा है अच्छे से, उसके अंदर डीपली चीजें पढ़ी हैं, तो सेकंड पार्ट के अंदर हम और ज्यादा कंसाइज करके और ज्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ उनको कवर अप करेंगे।